बहुत सही बात कही आपने। और इस बीच अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अनिल जी, आज हम बात कर अनिल रहे सर हैं नमस्कार। कि आज नमस्कार जी, मुद्दा नमस्कार सबको। मुद्दा ये है कि अनिल जी कि 3 दिसंबर को हारने के बाद मोदी क्या कर सकते हैं? कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकते हैं, अपनी पूरी कैबिनेट चेंज कर सकते हैं, अरुण जी ने भी कहा। उसमें सारे सीनियर्स को निकाल के जूनियर को गुजरात मॉडल की तरह भर्ती कर सकते हैं और सीनियर को कहा जाएगा जाओ मैदान में जुट जाओ, जाके काम करो। एक बहुत बड़ी घटना ये हो सकती है कि जो 1 फरवरी का बजट होगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी लोक लुभावन स्कीम्स, जैसे कि 5 किलो अनाज 5 साल के लिए, जिसमें मैंने एक बात की थी अभी पृष्ठभूमि में कि यूबीआई स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की सारी महिलाओं को 1,000 रुपए महीना 70 करोड़ महिलाओं को मिलेगा, यानी कि 18 साल से लेके उनके ऊपर की एज वालों को, बच्चों को नहीं। तो यो करीब करीब वो भी 50 एक 60 करोड़ हो जाए, 60 करोड़ तक हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म हो जाएगा कि जहां पर सभी जो बाकी जो लोग पैसे दे रहे हैं उसको ये नलीफाई कर के अंदर कि महिलाओं का अगर कोई हितकारी है तो वो मैं ही हूं। और शायद वो उस वक्त का इंतजार करेंगे, बजट का इंतजार करेंगे। हालांकि ये बजट बजट होना नहीं चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, बजट जो बनता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से बनता है, जो ब्रिटिश काल का है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो उसमें ये कोई ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं, हालांकि ये अकाउंटिंग रहता है। एक्चुअली देखा जाए तो एक अकाउंटिंग का हिसाब किताब 1 फरवरी को आना चाहिए जो इलेक्शन है। लेकिन ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसने कभी उसका पालन नहीं किया और उसने हमेशा फुल फ्लेज बजट पेश किया है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं, रिजर्वेशन के मामले में कुछ कर सकते हैं बड़ा, क्योंकि भागवत जी ने कहा था थोड़े दिन पहले अपनी एक स्पीच में कि 200 सालों तक अगले उच्च वर्ग जो है, जो निम्न वर्ग है उनको रिजर्वेशन देने के लिए तैयार रहें, उन्हें त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इंडिकेशंस बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़े निर्णय मोदी जी 2-2.5 महीने के अंदर अंदर, फरवरी एंड से पहले पहले दे देंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2.5 महीने का अप्रोक्सीमेटली टाइम है आचार संहिता लगने के अंदर। आपके हिसाब से क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि मोदी जी 3 तारीख को हारेंगे तो सही, अब 3-2 से हारे, 4-0 से हारे, 5-0 से हारे, वो अलग बात है, लेकिन हारेंगे जरूर, पक्की बात है, ये लग रहा है बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं बम्बास्टिक जिसे आप कहो, क्योंकि ये 2000 पुलवामा तो हुआ नहीं इस बार, जब पुलवामा नहीं हुआ तो कुछ तो बड़ा करेंगे। व्हाट दैट कैन बी, सर? दिनेश जी, देखिए, मोदी जी के पास अगर हम पिछले 10 साल देखें तो किस किस्म के हथियार हैं। तो एक तो उनके पास जो गोदी मीडिया का हथियार है वो और ज्यादा तेजी से काम करेगा, लेकिन ये हथियार भी भोथरा पड़ता जा रहा है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि लोगों ने ये गोदी मीडिया को देखना बंद तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी कम कर दिया है। लोग बाग अब यूट्यूब की तरफ चले गए और वो एक ही व्यक्ति का जिसको कहते हैं जरूरत से ज्यादा प्रचार लोगों को पसंद नहीं आ रहा। एक चैनल जो इंडिया टुडे और आज तक हुआ करता था, जो टेलीविजन की दुनिया में नंबर 1 था, पिछले दिनों उसकी रिपोर्ट आई कि उसकी जो दर्शक हैं बहुत कम हो गए हैं और उसके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और वो लगभग घाटे में चल रहा है। और अगर इसी स्थिति रही तो अगले साल तो उनको बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। उनका मैं बता देता हूँ, जोड़ देता हूँ, करीब 250 करोड़ का उनका क्वार्टरली बजट था और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो ऑल टाइम लो होकर 7 करोड़ पे आ गई है। अब जब ये लोग 2-2, 3-3 करोड़ रुपए एक एक एंकर को देंगे तो 7 करोड़ रुपए कब एवापोरेट होकर निकल जाएंगे। और ये तब है कि जब उनको हैवीएस्ट ऑफ गवर्नमेंट के एड्स मिलते हैं, अगर वो भी मिलने बंद हो जाएंगे तो वास्तव में माइनस में जाएंगे और दे वोंट बी एबल टू सस्टेन दैट। ये स्थितियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो एक तो इनका ये हथियार है जो भोथरा पड़ता जा रहा है। दूसरा जो हथियार है वो सब जानते हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पे जो इनकम टैक्स, सीबीआई और जो उनके केसेस, जो पुराने केसेस, जैसे आपने देखा कि अशोक गहलोत का जो बेटा है उसका केस जो था लगभग 12 वर्ष पुराना है। फाइलें लगभग बंद कर दी थी, लेकिन झाड़ फूंक करके स्टोर से, तहखाने से निकाल करके वो दोबारा खोल दी गई हैं। तो वो भी होगा। और हम पिछले दिनों सुनते रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव के ऊपर केस खुल सकता है या ममता बनर्जी का जो
भतीजा है उसके ऊपर केस खुल सकता है, झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर केस खुल सकता है। तो एक ये दूसरा इनका हथियार हो सकता है और काफी हद तक होगा। अब जिस चीज की बात हेमंत जी कर रहे थे जब मैंने ज्वाइन किया देर से, सॉरी, तो वो सामाजिक न्याय की जो बात है वो जिसको कहते हैं कि एक होता है ना कि महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, इनकी आत्मा में बसती थी। और आज ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो चलो हैं, वो उस धारा से आते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धारा से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर की धारा से आते हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस उसने अपना कोर्स करेक्शन, यानी जो पिछले 20 साल में वो इतना बढ़ चढ़ कर, पहले तो प्रगतिशील राजनीति रही थी उनकी जो कमजोर वर्गों के हक में चलती रही, लेकिन पिछले 20 साल में जो ये था कि तो उदारवादी अर्थनीति और ये सब चीज की मानी जाती है, वो कांग्रेस ने कोर्स करेक्शन किया। और राहुल गांधी का जो रवैया है सामाजिक न्याय के प्रति, वो आज ये समझ लीजिए कि जैसे एक फिल्म में जय और वीरू की जोड़ी थी ना, तो राहुल गांधी और नीतीश कुमार की इस तरह से जोड़ी बन करके निकल के आ रही है, एक से बढ़कर के एक। सर पर मोदी जी ने तो आज उन्हें मूर्खों का सरदार बोल दिया एक रैली में। सर वो कहते हैं कि देखो, ये बोलते हैं कि सारे फोन मेड इन चाइना होते हैं, कहता है ये तो मूर्खों के सरदार हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सारे फोन मेड इन इंडिया हैं और इंडिया निर्यात करता है। तो राहुल गांधी को आज उन्होंने मूर्खों के सरदार का दर्जा दे दिया सर मोदी जी ने। जी 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 जी, खैर वो तो पता नहीं क्या क्या दर्जा देंगे, वो इंडिया को घमंडिया बोलेंगे और सारे नाम देंगे अपने। उनको लगता है कि शायद पहले जैसे पप्पू बोलते रहे, तो ये अब चलने वाली चीज नहीं है ना दिनेश जी। अब पप्पू का नाम क्या चल रहा है ये बताइए। घमंडिया कितने लोग जो है वो घमंडिया जो है वो हिट नहीं कर रहा, ये सारी चीजें। तो कई चीज होती है जो लोग आप बोलते हैं और पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लेती है और चीजें चिपक जाती हैं किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन ये चिपक नहीं रही है, ये एक तरह से जिसको कहते हैं वैसे वापस जा रहा है। अब थूकने को तो मैं चांद और तारे के ऊपर भी थूक सकता हूँ, लेकिन क्या होगा ये आप सब समझदार हैं। मेरा क्या होगा अगर मैं चांद और सितारे के ऊपर थूकूंगा, ये सूरज के ऊपर थूकूंगा, तो वो कहा जा सकता है। लेकिन जो आपने जो सामाजिक न्याय की बात की ना, वो एक नैरेटिव बहुत बड़ा बन चुका है इस देश में। और संघ का जो रवैया है ना सर, वो कोई प्रगतिशील, पीछे अगर उनका 100 साल का इतिहास देखें तो वो माना नहीं जाता। संघ और बीजेपी ये चाहती है कि जो स्थिति है ये बनी रहे, यथास्थिति जिसको बोलते हैं। इसमें बस वो ये चाहते हैं कि आपस में झगड़ा मत करो, जिसको कहते हैं संघर्ष नहीं होना चाहिए, और इसलिए वो शब्द इस्तेमाल होता है समरसता। वो कभी सामाजिक न्याय का वाला शब्द इस्तेमाल या सामाजिक परिवर्तन का शब्द आप कभी भी देखेंगे बीजेपी या आरएसएस नहीं इस्तेमाल करती, वो समरसता की करती है। भी जो जातीय व्यवस्था जैसी स्थिति है उसको बने रहना चाहिए, झगड़ा मत कीजिए, संघर्ष मत कीजिए, प्रेम से आप इस स्थिति में रहिए। और कांग्रेस पिछले दिनों थोड़ा सा बेशक भटक गई 20 साल, लेकिन प्रगतिशील राजनीति कांग्रेस ने पुराने समय से, जो गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने से वो रही है, नेहरू जी के जमाने से। अब यहाँ पे ये अब बुरी तरह से दलदल में फंस गए। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो कमजोर वर्ग है हमारे देश के, निचले तबके हैं, वो भी मुख्य धारा में आ जाएं, तो इसको वो जातिवाद की संज्ञा देते हैं। अब आप देखिएगा बीजेपी संघ का, आपने बताया कि संघ के जो सरसंघचालक जो हैं उन्होंने कह दिया है कि देखिए ये जो है वाकई में ये इतिहास में ऐसा हुआ है कि हजारों सालों तक हमने अपने भाइयों जो जिनको हम नीची जात कहते हैं उनके साथ बहुत हमने अत्याचार किए हैं, उनका शोषण हुआ है, उनको वंचित रखा है धन दौलत से, शिक्षा से और तमाम ओहदों से, उनको ऊपर के जॉब्स में आने नहीं दिया। तो अब ये जब तक समता ना हो जाए, चाहे उसमें 100 साल लगे चाहे 200 साल लगे, आरक्षण के द्वारा हमें जब तक उनकी समता नहीं होती उनका समर्थन करना है, उनको, वो हमारे भाई हैं, उनको लाना है। और हर जगह में जो भी संघ की यूनिट्स हैं उन्होंने एक समरसता का, फिर वही सामाजिक समरसता का अभियान उन्होंने पूरे उसमें जो उनकी शाखाएं हैं, शायद वहां तक संदेश पहुंच गया है
कि भी सभी जो है किसी के साथ ऊंच नीच वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। अब जो बीजेपी पार्टी है जिसके मोदी जी करता धरता है, तो जिनका जिसको कैप्टन ऑफ बीजेपी शिप, जिनके हाथ में स्टीयरिंग है, वो लगातार उसको कह रहे हैं कि ये तो जातिवाद फैल रहा है। बिल्कुल डिफरेंट है उनका रवैया। उसके बाद उनके जो क्या कहते हैं गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो अभी एक मध्य प्रदेश में कहते घूम रहे हैं, बार बार 3-4 बार उन्होंने बोल दिया जनसभाओं में कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। मोदी जी ने और तमाम लोगों ने पहले कह दिया था कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। अब उन्होंने कहा नहीं, हम खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम समर्थन में है। आप शब्दों का देखिए इस्तेमाल, कि हम खिलाफ नहीं है, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। और जो बीजेपी की जो बिहार यूनिट है, उसके अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी हैं, और एक क्या कहते हैं, एक उनके क्या विजय सिन्हा उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो वहां पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम तो जातीय जनगणना का हमेशा समर्थन किया है। जो प्रस्ताव गया था तो हमने समर्थन किया था, और जितना भी आरक्षण है जो वहां पे नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया था, हमने इसका नीतीश जी से ज्यादा समर्थन किया है। हम तो वीपी सिंह के आरक्षण का भी हमने समर्थन किया था। हमने अपने सांसदों ने बीजेपी के उनको समर्थन दे रखा था, हमारे ही समर्थन से वीपी सिंह साहब सरकार चला रहे थे। तो बीजेपी बिहार का रवैया, अमित शाह का रवैया, मोदी जी का रवैया, बीजेपी में तीनों होते हुए अलग अलग है, कंफ्यूजन है। अब जब कंफ्यूजन की स्थिति होती है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है, तो होता यही है कि कुल मिलाकर के नैया जो है डूबती है। तो अब नैया जो है अब वो डूबने के लिए जा रही है। लोगों में एक संदेश पहुंच चुका है जो पिछड़े वर्ग के हैं, और इसमें कोई शक नहीं दिनेश जी, मैं इस बात को निजी तौर पे जानता हूं, क्योंकि जिन संगठनों और उनके संपर्क में मैं रहता हूं जो कल सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, 2014 में और 2019 में इस देश के ओबीसी समाज ने ये सोच करके कि नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और हमारे कल्याण के कुछ ना कुछ ठोस करेंगे कल्याण के लिए, बढ़ चढ़ करके समर्थन किया था। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी जी का जो रवैया है, उससे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आप उसका परिणाम देखिएगा मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी जो थे लगातार, मतलब एक आध जगह छोड़ करके, बिहार और यूपी छोड़ के तमाम जगह ओबीसी बढ़ चढ़ करके समर्थन देते थे बीजेपी का। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री भी ओबीसी के हैं। लेकिन अब की बार मध्य प्रदेश का ओबीसी बड़ी भारी संख्या में बीजेपी के विरोध में वोट देने जा रहा है, जिसके जो सर्वे आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं, जिसका हमने जिक्र किया। और इस देश में ओबीसी जिस तरह से समर्थन कर रहा था मोदी जी का, उसी तरह से अब उसी प्रबलता से वो विरोध करने जा रहा है अगले 2024 में। अब मोदी जी करना चाहे कुछ भी कर लें, वो करेंगे, लेकिन उस करने का कोई अर्थ रह नहीं जाता। लोग बाग समझ गए, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जो रवैया ठगे हुए आदमी का होता है वही इस देश की जनता का रहने वाला है। जी दिनेश जी। पाता हूं